हेलो प्यारे साथियों, बिजनेस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको कराने जा रहे हैं यूपीटीटी पेपर जो आपका 2013 में हुआ था। उसके पर्यावरण एवं अध्ययन के मींस ईवीएस के जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। यदि आप भी यूपीटीटी 2026 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट को जरूर दीजिए और देखिए कि ईवीएस पेपर में पर्यावरण अध्ययन पेपर में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए विदाउट डिले जो है टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न आप सही करते हैं। यदि आप जो है यूपीटीटी पेपर 2026 में पर्यावरण में 30 के 30 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके 2011 से लेकर के 2021 तक हुए हैं उस प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार करना होगा। उसके बाद आपको सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। तो ये आपको 2013 का पेपर करा रहे हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट को जरूर देख करके जाइएगा। ये लीजिए आपके पास पहला प्रश्न है। आप कहेंगे सर टेस्ट कैसे दें? तो हमारे साथ प्रश्न को पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है, लेकिन हमसे पहले आपको आंसर से सोच लेने हैं। चलिए पहला प्रश्न ये रहा फर्स्ट नंबर का कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में कोई समुद्री सीमा नहीं है? यहाँ पे भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा है, राजस्थान या महाराष्ट्र? आप लोग सोच लें कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी कोई भी समुद्री सीमा जो है साझा नहीं करता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो कोई भी जिसके साथ कोई भी समुद्र सीमा नहीं लगती है। बाकी गुजरात के साथ भी लगती है, गोवा के साथ भी और महाराष्ट्र के साथ भी लगती है। तो ये रहा आपके पास दूसरा प्रश्न यूपीटीटी 2013 पेपर का। प्रश्न क्या है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किसी नदी में कितना जल प्रदूषण हुआ है उसकी माप किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है एटीपी के द्वारा, एसटीपी के द्वारा, बीओडी के द्वारा, डब्ल्यूपीएल के द्वारा। आप लोग सोच लें इसका सही आंसर क्या हो सकता है। किसी नदी के जल प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा राइट आंसर बीओडी के द्वारा। अब आप कहेंगे सर बीओडी क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल, ओ से होता है ऑक्सीजन और डी से होता है डिमांड। ये इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा नदी में जो जल है कितना प्रदूषित हुआ है, ठीक है, कितना गंदा हुआ है, ठीक है, ये बीओडी के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। ये जो है नेक्स्ट प्रश्न जो है यूपीटीटी 2013 का, ये रहा आपके पास शानदार प्रश्न। चलिए इसका आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होता है आपको पता है? पहला ऑप्शन है टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम या मलेरिया। आप लोग बता सकते हैं कि वायरस संक्रमण से कौन सा इसमें से रोग हो सकता है? बिल्कुल सर सही आंसर हमको पता है, जुकाम होता है। ठीक है, जुकाम जो है आपका वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ये लीजिए अगला प्रश्न यूपीटीटी का शानदार प्रश्न 2013 का। अगर आप सच में यूपीटीटी पेपर में 30 में 30 प्रश्न सही करने चाहते हैं ईवीएस के तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइएगा। ये देखिए प्रश्न क्या है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तापमान है, आर्द्रता है, पवन है या वृष्टि है? आप लोग सोच लें क्या आंसर हो सकता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। भारत में जो है कि कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इसमें कौन सा है आपको बताना है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व इसमें जो है आपका वृष्टि है। क्या है? वृष्टि है। एक और प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा है, चलिए इसका आंसर पढ़िए हमारे साथ, प्रश्न को ऑप्शन सोचने का प्रयास करिए क्या सही होगा। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? क्या तापमंडल है, मध्यमंडल है, क्षोभ मंडल है या आयन मंडल है? क्या आप बता सकते हैं कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मध्यमंडल। मध्यमंडल आपकी जो लेयर होती है सबसे ज्यादा ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीटीटी 2013 का शानदार प्रश्न है। देखता हूं इसका आंसर आपको आ रहा है कि नहीं। प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? इन चारों में से कौन सी आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है आपको बताना है। यहाँ पे पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, मीथेन है। आप लोग बताएं कौन सी इसमें से ग्रीन हाउस गैस है। इसका आंसर आपको पता है तो जरूर आंसर सोच ले मन में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मीथेन यानी CH4। ये हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है। सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और शानदार प्रश्न 2013 पेपर का। देखता हूं ये प्रश्न आप सही कर पाते हैं कि नहीं। शानदार प्रश्न है, चलिए प्रश्न को पढ़िए हमारे साथ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई।
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? क्या 1973 में, 1982 में, 1992 में या 1996 में? बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यूपीटीटी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अच्छे तरीके से। प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसलिए की गई थी कि जो है बाघों की जो संख्या है, टाइगर की संख्या है, घटती जा रही थी। इस वजह से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई ताकि जो बाघों की संख्या है दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। इसकी जो शुरुआत है आपकी राजस्थान की कैलाश श्रृंखला ने इनका नेतृत्व किया था। किसने किया था? याद रखिएगा उनका नाम कैलाश श्रृंखला ने इनका जो है नेतृत्व किया था प्रोजेक्ट टाइगर की। ये कहाँ के थे? हमारे राजस्थान के थे और इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा गया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। किसको? भाई कैलाश श्रृंखला को, जिन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर का क्या किया था? नेतृत्व किया था। और ये कहाँ के थे? राजस्थान के थे। तो 1973 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। ये लीजिए एक और शानदार प्रश्न आपके पास आता हुआ, बेहतरीन प्रश्न, शानदार प्रश्न है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पे खींची गई है? पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है? पहला ऑप्शन है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विश्वत रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा। बता सकते हैं क्या होगा इसका सही आंसर? हाँ सर, बिल्कुल हम लोग सोच लिए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यह जो है आपका 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है। इस रेखा को आप जो है लाइन को याद रखिएगा। ये लीजिए एक और प्रश्न, यूपीटीटी का शानदार प्रश्न 2013 का। देखता हूं क्या आंसर आप करते हैं, इसका सोचते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क जो है कहां पे स्थित है? क्या गुजरात में स्थित है, तमिलनाडु में है, अंडमान द्वीप में है या पश्चिम बंगाल में है? जल्दी से आप लोग सोच लें क्या आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर अगर सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो सही है, तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में। ये लीजिए यूपीटीटी का शानदार प्रश्न और जनगणना आधारित प्रश्न है। देखता हूं क्या आंसर आप इसका बता पाते हैं सही कि नहीं। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगा अनुपात है, महिला और पुरुष का लिंगानुपात बताना है 2011 जनगणना के अनुसार। क्या 940 रेशियो 1000 था या 916 रेशियो 1000 था या 920 रेशियो 1000 या 982 रेशियो 1000 है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनगणना का यहाँ पे पूछा गया आपसे। चलिए इसका आंसर आप सोच लिए? हाँ सर, बिल्कुल सोच लिए। इसका जो राइट आंसर है इसमें से कोई भी नहीं है, न ए है, न बी, न सी, न डी, कोई भी नहीं है। आप कहेंगे सर ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसका आंसर इसमें नहीं है। भारत में 2011 में जो जनगणना हुई थी तो यहाँ पे महिला और पुरुष की जो रेशियो था लिंगानुपात का, वो था 943 रेशियो 1000, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लेकिन आयोग ने इसका जो आंसर है वो ए मान लिया है, मतलब 940 रेशियो 1000। वैसे तो एकदम एक्यूरेट डाटा की बात किया जाए तो 943 रेशियो 1000 था, लेकिन किसी ऑप्शन में तो दिया नहीं गया था, तो इसके नियरेस्ट यही है, इसलिए इसको ए मान लिया गया था। चलिए 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं, फीमेल की बात की गई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को तो बताइए आप लोग, क्लास में बने रहिए, क्लास में से मत जाइए। मैं आपको उस तरह के प्रश्न करा रहा हूं, ये यूपीटीटी के प्रश्न हैं। प्रश्नों को देख करना पड़ेगा आपको कि किस तरह के प्रश्न यूपीटीटी में आते हैं। ठीक है, शानदार प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर पेपर मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ये कहीं से क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये प्रीवियस ईयर पेपर 2013 का है। चलिए यहाँ पे 2011 का पेपर हमारे चैनल पे है, जा करके देख लीजिए। हमारा टारगेट है 2011, 13, 14, 15, 16, 17, जो भी 18, 21 जितने भी पेपर है पूरा पहले पेपर कराएंगे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, उसके प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहिए, और तब आपको लगेगा कि
हाँ सर, इस तरह के प्रश्न आते हैं, तब आप ये एनालिसिस आप कर पाएँगे और अच्छे तरीके से तैयारी आप कर पाएँगे। तो यहाँ पे देखिए शानदार प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी को, केचुआ को, मधुमक्खी को या तितली को? कौन सा इसमें से ऐसा प्राणी है जिसको किसान का फ्रेंड कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है, फार्मर का? तो सही आंसर आपको पता है, हाँ सर बिल्कुल, केचुआ को। जो केचुआ है इसको किसान का मित्र कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह मिट्टी को पलटता रहता है ताकि मृदा में वायु संचार बना रहे, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, आप जानते रहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसी को कहा जाता है प्रकृति का हलवाहा। क्या कहा जाता है? प्रकृति का हलवाहा कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया कि प्रकृति का हलवाहा किस प्राणी को कहा जाता है, तो केचुआ को कहा जाता है। इसी को किसान का मित्र भी कहा जाता है। और यह जो है कि मिट्टी को पलटता रहता है, और मिट्टी को पलटने से ताकि मृदा में जो है वायु संचार बन सके। यहाँ पे बेहतरीन आंसर आपको जो है बी वाला हो जाएगा। ये लीजिए एक और प्रश्न, और ये तो प्रश्न मैं आपको बता दूं, यूपीटीटी में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया, और बहुत सारे एग्जामों में, वनडे एग्जाम में लगभग 100 से 200 बार ये प्रश्न आया। देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? चिपको आंदोलन के बारे में आप जानते होंगे, तो इसमें से कौन सा स्टेट जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। बता सकते हैं इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? हाँ सर, बिल्कुल पता चल गया है कि सर इसमें जो स्टेट है उत्तराखंड है, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। हम आपको बता दें, जो ये चिपको आंदोलन था, या जो है पेड़ों की कटाई होने से, ठीक है, वृक्षों को काटा जा रहा था, तो वहां पे एक व्यक्ति थे सुंदर लाल बहुगुणा जी को, आप जानते होंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि बहुत से लोगों का, उनके नेतृत्व में लोग पेड़ों को चिपक करके पकड़ने लगे, ठीक है, ताकि पेड़ों की कटाई न हो। तो यह जो है उत्तराखंड के कौन से जिले में है? याद रखिएगा, चमोली जिले में। चमोली जिले में है। और चिपको आंदोलन के जो नेतृत्व करता है, जिन्होंने नेतृत्व किया, उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, इनका नाम याद रखिएगा। इन्हीं के नेतृत्व में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में। आगे चलते हैं, ये लीजिए यूपीटीटी का अगला प्रश्न, और देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं। शानदार प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न। नहीं पता तो प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, ठीक है, प्रश्नों को तैयार करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है और यूपीटीटी की तैयारी के लिए। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न पूछा गया कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी जो हमारे पास जानवर होते हैं, जीव होते हैं, इनके बिहेवियर का, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? इटियोलॉजी में, नियोलॉजी में, इथोलॉजी में या डेमनोलॉजी में? बता सकते हैं क्या हो जाएगा आंसर? हाँ सर, पता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इथोलॉजी में। इथोलॉजी में जो होता क्या है कि जीवों के व्यवहार का, मतलब जो जीव हैं, जानवर हैं, ये किस तरह के बिहेवियर करते हैं, उसका स्टडी किया जाता है, उसको कहा जाता है इथोलॉजी। क्या कहा जाता है? इथोलॉजी कहा जाता है। ये लीजिए शानदार प्रश्न, और देखता हूं क्या आंसर बताते हैं। एक एक प्रश्न यूपीटीटी का आपको करना है, और सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ पे क्या है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये जो समुद्री शैवाल है, जानते होंगे इसके बारे में, ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या लोहा का? बता दीजिए, सोच लीजिए आंसर क्या हो सकता है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। एक और प्रश्न आपके पास नीचे दिख रहा है, ठीक है। चलिए पूरा टेस्ट दे के जाइएगा। अगर यूपीटीटी के लिए शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर सभी टेस्ट को जरूर दिया करिए, 30 के 30 प्रश्न को। यहाँ पे देखिए दिया है, सैक मतलब लाइकेन है, क्या परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक है या सहजीवी है? सैक या लाइकेन की बारे में बात कर रहा है, ये क्या है तो आपको बताना है। तो यह आपका क्या है? सहजीवी है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर सहजीवी क्या होता है? देखिए, ऐसे जीव या जंतु या प्राणी जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इस प्रकृति में रह करके एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उसको सहजीवी कहा जाता है। सह मतलब साथ साथ, जीव मतलब जीवित रहते हैं, और एक दूसरे को क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं। जैसे आपका सैक या लाइकेन क्या कहलाएगा? सहजीवी कहलाएगा। शानदार, बेहतरीन। अगला प्रश्न,
चलिए, ये तो बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारे पास क्या है यहाँ पे, सीएनजी ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? ये जो सीएनजी का प्रयोग जो है इस्तेमाल किसमें होता है? क्या सिर्फ वाहनों में होता है, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहनों एवं उद्योगों में? क्या बता सकते हैं आप लोग? हाँ सर, बिल्कुल आंसर दिख रहा है, वाहनों और उद्योगों में, दोनों में जो है सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक और प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा है, जल्दी से इसका आंसर सोच लें कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? यानी जैसे आपको बच्चों में, नन्हे मुन्ने बालकों में इन्वायरमेंट के बारे में जागरूक करना है, तो इसमें से सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? क्या बच्चों को आप लेक्चर देंगे, व्याख्यान देने से उनके अंदर जो है पर्यावरण जागरूकता अच्छे तरीके से सृजन होगी, या बच्चों को क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे, यानी बहुत ऐसे जगह घुमाने के लिए ले जाएंगे, या समूह वार्तालाप करेंगे, डिस्कशन या अध्ययन करेंगे? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आप सोच लिए होंगे, सबसे अच्छा ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण। जब बच्चे क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, प्रत्यक्ष रूप से वातावरण को फील करेंगे, देखेंगे, तो पर्यावरण जागरूकता उनमें का सृजन बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे हो जाएगा। ये लीजिए आपके पास यूपीटीटी का शानदार प्रश्न, और यहाँ पे पूछा गया फुल फॉर्म, यहाँ पे पूछ लिया गया। क्या है भाई, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? क्या आपको पता है एलपीजी का फुल फॉर्म पता है? तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे है कि लो पेट गैस होगा, या लोकल पैसेंजर गाड़ी होगा, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा, या लोकल पेट्रोलियम गैस होगा। चलिए बता दीजिए आप लोग, एलपीजी का संक्षिप्त रूप। बिल्कुल आंसर सर दिख गया है, इसका आंसर सर हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। शानदार आंसर, बेहतरीन। एक और प्रश्न नीचे दिख रहा है, चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? क्या गामा किरणें के, एक्स किरणें के, या परावैंगनी किरणें, या बीटा किरणें के? क्या बता सकते हैं जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज, अच्छा हम तो प्रश्न का आंसर ही बता दिए। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। अब कहेंगे सर थोड़ा सा बता दीजिए अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है? तो देखिए, जब सूर्य का से किरणें निकलती हैं, तो उसमें 99% किरणें जो है अल्ट्रावायलेट होती है, परावैंगनी किरणें होती हैं। तो ये हमारी होती है ओजोन परत। जब इसमें ओजोन परत क्या करती है? छननी का काम करती है। छन्नी हम लोग देखे होंगे कि छन्नी का क्या काम होता है? छानने का, छान करके शुद्ध चीज को नीचे की तरफ कर देना, अशुद्ध चीज ऊपर की तरफ पड़ी रहती है। तो जब सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, तो उसमें से 99% रेज आपकी जो है कि अल्ट्रावायलेट होती है। तो ये इसको यहीं पे रोक लेती है, छान देती है, जिसमें से 1% शुद्ध रेज होती है जो पृथ्वी पर आती है। तो ये बहुत ही हानिकारक होती है, इसके बारे में आप जान गए होंगे। इसी को सोख लेती है ओजोन परत, अल्ट्रावायलेट रेज को। ये लीजिए, बहुत ही बढ़िया, शानदार प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न। और देखता हूं यूपीटीटी 2013 का क्या आंसर आप बताते हैं। यहाँ पे बताया गया कि चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रात्रिचर है, शाकाहारी है, या बच्चे देता है? बताइए आप लोग, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, इसका सही आंसर हो जाएगा, शानदार आंसर, बच्चे देता है। आइए चमगादड़ के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग, ठीक है? बेहतरीन चीजें। देखिए, चमगादड़ एक ऐसा प्राणी है जो स्तनधारी है, बच्चे देता है, और चमगादड़ एक ऐसा मतलब प्राणी है जो बच्चा भी देता है, जीवों में है, जो स्तनधारी भी है और उड़ता है, एकमात्र ऐसा प्राणी है, ठीक है? और ये हमेशा उल्टा मतलब लटके हुए रहता है, जो है उल्टा लटके होने से इसको क्या फायदा होता है? इसको यही फायदा होता है, उड़ने में बड़ा हेल्प मिलती है इसको, और एकमात्र स्तनधारी प्राणी है जो उड़ सकता है। यहाँ पे देखिए, वह है चमगादड़, और उल्टा लटकने का वही फायदा है जो अच्छा तरीके से उड़ पाता है, ये है शानदार तरीके से। ये लीजिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया। क्या पर्यावरण की परिभाषा पूछा गया कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है? बता सकते हैं पर्यावरण की परिभाषा क्या है? क्या एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, यहाँ पे समुद्री तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो हमको घेरती हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे शानदार प्रश्न पूछा गया। यहाँ पे तो इसका आंसर सर हम लोगों को पता है, बिल्कुल आंसर हम लोग को दिख रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा एबायोटिक एवं बायोटिक घटक ही पर्यावरण की परिभाषा होती है। शानदार आंसर, बेहतरीन। अगला प्रश्न, यूपीटीटी
2013 का ये प्रश्न बड़ा ही विवाद में रहा है और इस प्रश्न के लिए आयोग ने क्या आंसर माना है इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है। इसमें से अंतरराष्ट्रीय 4 संस्थाएं हैं, इसमें से कौन सी ऐसी संस्था है, इंस्टीट्यूट है जो वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए जो है कि समर्पित है। क्या यूएनएफपीए है, यूएनडीपी है, या यूनेस्को है, या डब्ल्यूएचओ है। इसका सही आंसर मैं बता दूं, इसका राइट आंसर आयोग ने बी माना है। आयोग ने इसका आंसर क्या मान लिया है, बी। यूएनडीपी क्या होता है, यूनाइटेड, फुल फॉर्म जान लीजिए, यूनाइटेड यन से क्या होता है, नेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। और यही संस्था है जो वन्य जीवों को संरक्षण करने के लिए जो है कि प्रति समर्पित है। इसका ऑप्शन आयोग ने बी सेलेक्ट किया था उस समय। चलिए यहाँ पे अगले चलते हैं, अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिएगा गजब का प्रश्न, शानदार। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। देखे होंगे लोग बनावटी वर्षा कराते हैं, फिल्मों में भी देखे होंगे जरूरत पड़ने पे, तो कृत्रिम वर्षा उसको बोला जाता है। यह वर्षा जो है के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, किस रसायन के इसमें प्रयोग किया जाता है आपका, क्या सिल्वर नाइट्रेट का, पोटेशियम ब्रोमाइड का, या सिल्वर आयोडाइड का, या पोटेशियम नाइट्रेट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर आयोडाइड का। ये जो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है कि कृत्रिम वर्षा के लिए जो है मेघ विजन के लिए ही प्रयुक्त रसायन प्रयोग किया जाता है, ये वाला सिल्वर आयोडाइड याद रखिएगा। यहाँ पे एक और प्रश्न आपको दिख रहा है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल जो है हमारा किससे तैयार किया जाता है आपको बताना है। यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से, या यूकेलिप्टस से, बता सकते हैं। यहाँ पे बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है, शानदार प्रश्न है यहाँ पे। राइट आंसर इसका हो जाएगा जेट्रोफा से। किससे, जेट्रोफा से। ये लीजिए यूपीटीटी का। और ये प्रश्न भाई ना मैं आपको बता दूं, कम से कम तो मिनिमम कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां पे जीएस पूछा जाए ये प्रश्न नहीं आया होगा। ये देखिए प्रश्न क्या है भाई, पूछा गया कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता, क्या आप लोग बता सकते हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 25 अप्रैल को, 5 जून को क्या मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक और प्रश्न नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सिल्वी कल्चर संबंधित है। ये जो सिल्वी कल्चर है इसका संबंध किससे है, क्या वन एवं वन्य उत्पाद से है, सिल्क से है, या फूल से है, या उर्वरक से है। आप लोग बताएं, सोच लें, आप लोगों के लिए प्रश्न है, यूपीटीटी का पेपर है, इस तरह का प्रश्न 2026 में आ जाएगा, तो क्या आंसर होगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा वन्य एवं वन्य उत्पाद से है, उसके संरक्षण से सिल्विल कल्चर संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास आता हुआ यूपीटीटी का, और गजब का शानदार प्रश्न, देखता हूं क्या आंसर बताते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीवन अभयारण्य स्थित है। कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जिसमें चंद्रप्रभा वन्य जीवन अभयारण्य स्थित है। लखीमपुर खीरी है, चंदौली है, लखनऊ है, वाराणसी है, बता सकते हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंदौली। कहेंगे सर आपको कैसे पता है, आपको कैसे याद है, तो हमको याद कर लिए हैं, च से चंद्रप्रभा और च से चंदौली, नहीं भूलेंगे। चंद्रप्रभा वन्य जीवन अभयारण्य आपका चंदौली में है, यहाँ पे हो जाएगा। एक और प्रश्न, शानदार प्रश्न, और देखता हूं यूपीटीटी का क्या आंसर बताते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। इसमें से कौन सा है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। हाथी है, सांप है, शेर है, बकरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप। सांप आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। बाकी जो आपकी बकरी है और जो हाथी है ये हमारा है प्रथम श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। और सांप तो द्वितीय का हो गया, और जो शेर है ये हमारा है तृतीय श्रेणी का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाँ बहुत ही बेहतरीन 149 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है, आज भी पूछा जाता है। झूम खेती होती है कहाँ पे, केरल में, बिहार में, मेघालय में, या तमिलनाडु में, बता सकते हैं। झूम खेती कहाँ पे होती है। हाँ सर बिल्कुल हम लोग को पता है, झूम खेती का प्रयोग मेघालय में करते हैं। मेघालय के लोग, मेघालय ही नहीं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूम खेती की जाती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं आप जान लीजिए। एटीएम का नाम सुने होंगे, हाँ सर एटीएम जानते हैं। एक और एम बढ़ा लीजिए, ट्रिक देखिए, ए से असम हो जाएगा,
टी से त्रिपुरा हो जाएगा, और यम से क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, और यम से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ये भारत के जो है चार चार पूर्वोत्तर राज्य हैं। पूर्वोत्तर राज्य हमारे पास है, जहाँ पे झूम खेती बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। झूम खेतों में क्या होता है कि पौधों को, पेड़ पौधों को, वनस्पतियों को पहले लोग जला देते हैं, फिर जलाने के बाद उस साफ की गई भूमि पे खेती करते हैं। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य में, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला। ये लीजिए अगला प्रश्न है, यूपीटीटी 2013 का अंतिम प्रश्न है, और देखता हूं इसका आंसर आप क्या बताते हैं कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, या ऑक्सीजन का। बताइए आप लोग कि जो शुष्क बर्फ होता है ये किसका ठोस रूप होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये शुष्क रूप किसका होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमने आपको कराया यूपीटीटी 2013 का पेपर आज इस क्लास में। इससे पहले की क्लास में हमने आपको 2011 का पेपर करा दिया। इसके बाद वाली क्लास आपकी आएगी 2014 का पेपर। हमारा टारगेट है 2011 से लेकर के 2021 तक के जितने भी यूपीटीटी के पेपर हैं, आप सभी पेपर के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को जरूर देखिए। अगर यूपीटीटी 2026 के लिए ईवीएस में 30 के 30 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो फिर उसके बाद आप अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही बेहतरीन और शानदार तैयारी हो जाएगी। किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर तैयार कर लेते हैं तो वहीं पे आपकी लगभग 30 से 40% तैयारी हो जाती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अपने मित्र दोस्तों में इस क्लास को जरूर शेयर करें अगर ये क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, और अपने जीवन में खूब तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें। क्लास देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय बाय।